किडी टून्स। पेट में जादुई आम का पेड़। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है पेट में जादुई आम का पेड़। कमलापुर गांव में दिया और प्रिया नाम की दो बहनें रहती थी। वो दोनों जंगल से फल और लकड़ियां लाकर बाजार में बेचा करती थी। ऐसे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन प्रिया अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए अपनी बहन दिव्या को देख रही थी। तभी प्रिया कहती है, दीदी कितनी देर लगा रही हो? अभी तक आपके फलों की टोकरी आपको मिली नहीं है। जल्दी करो दीदी, हमें देर हो रही है। तभी दिव्या अपने हाथ में टोकरी लेकर आती है और फिर प्रिया से कहती है, अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो प्रिया? तुम भूल गई उस दिन जंगल में तुमने कितनी ज्यादा देर लगाई थी? तब मुझे भी तो रुकना पड़ा था, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा नहीं करके दिखाया था। लो, मिल गई मेरी टोकरी, आ गई ना मैं। दीदी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हो। आपको याद है कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था जिसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ गिर गया था। हाँ याद है प्रिया, लेकिन अभी तुम्हें उसकी याद कहाँ से आई? और मुझे याद है कि हम बहुत टाइम से उसी के आम और उसकी लकड़ियाँ तोड़कर बाजार में बेच रहे थे और उसी से हमारा गुजारा हो रहा था। हाँ दिव्या दीदी, अगर हम लोग अभी वहाँ पर जल्दी से नहीं पहुँचे तो वहाँ पर कोई और आ जाएगा और ना वो सारी की सारी लकड़ियाँ और वहाँ से फल तोड़कर कहीं और लेकर चला जाएगा और उन्हें बाजार में बेच देगा। दीदी, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चलो दीदी, जल्दी करते हैं। ऐसे ही प्रिया और दिव्या दोनों बहनें बातें करते हुए जंगल की तरफ चलने लगती हैं। कुछ ही देर में वो दोनों गिरे हुए आम के पेड़ के पास में पहुंच जाती है। फिर उन दोनों बहनों ने एक टहनी को काटने का सोचा। तभी प्रिया आम के पेड़ के पास में जाती है और उसकी टहनी को काटने लगती है, जिसे देखकर दिव्या एकदम बहुत ज्यादा दुखी होती है और फिर प्रिया से कहती है, रुको प्रिया, इस टहनी को मत काटो। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सूखी हुई टहनी को काटते हैं, तुम इस हरी भरी टहनी को मत काटो। लेकिन दिव्या दीदी, आपको क्या हो गया है? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? हम टहनियाँ काटकर उन्हें सुखाकर और फिर बाजार में बेच देंगे। ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? प्रिया, नहीं, हमारी माँ कहती है ना कि सब चीजों में जान होती है। मुझे लगता है कि हमें इस हरी भरी टहनी को नहीं काटना चाहिए। अभी इसमें जान बाकी है। देखो ये कितना हरा भरा है। अरे दिव्या दीदी, ऐसा सब कुछ भी नहीं होता। मछली, मुर्गी सभी में जान होती है, लेकिन फिर भी हम उसे मारकर खा लेते हैं ना। देखो प्रिया, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हम ना एक काम करते हैं, हम सूखे पेड़ों के पास में चलते हैं। इस हरे भरे टहनी को हमें नहीं काटना चाहिए। देखो, और हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ से बहुत सारे आम तोड़ लेते हैं और उन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रिया, अब तुम इस हरी भरी टहनी को काटना बंद करो। लेकिन प्रिया तभी दिव्या की सभी बातों को नजरअंदाज करके उस पेड़ की डालियों को काटने लगती है और फिर अपनी बहन दिव्या से कहती है, पता नहीं दीदी तुम्हें क्या हो गया है, मैं इस डाली को काट कर ही रहूंगी। और हाँ, इससे कोई दर्द वर्द नहीं होता। प्रिया उस आम की टहनी को काटने लगती है। दोनों बहनें इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो आम का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, वह एक मायावी पेड़ है। वह उन दोनों की बातें सुन रहा है। तभी पेड़ मन ही मन अपने आप से कहता है, बार बार कुल्हाड़ी से वार करके मुझे कितना दर्द हो रहा है। इस बात का इस प्रिया को अंदाजा करवाना ही होगा, तभी इसे किसी जान की कीमत समझ में आएगी। जब खुद के प्राणों की कीमत इसे समझ में आएगी, तभी ये दूसरों के प्राणों की कीमत को समझ पाएगी। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। मुझे भी इसी तरह से इसे दर्द देना होगा, तभी ये दूसरों के दर्द को समझ पाएगी। यहाँ कहकर उस पेड़ के अंदर से एक धुआं निकलता है और फिर एक आम के अंदर चला जाता है। फिर दोनों बहनें आम और लकड़ियों को लेकर एक गांव के अंदर जाती हैं और फिर लकड़ियां बेचने लगती है और फिर आम भी बेचने लगती है। आखिर में एक बड़ा सा आम बच जाता है। वह दोनों बहनें उस आम को लेकर आगे की तरफ चलने लगती है। तभी प्रिया को बहुत जोर की भूख लगती है और फिर वो उस आम को खा लेती है। प्रिया का पेट भर जाता है। फिर दोनों बहनें खाना खाकर घर पे जाके सो जाती हैं। अगले दिन जब प्रिया ने आँख खोली तो वो हैरान हो गई। प्रिया के पेट से एक आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं
और फिर दिव्या प्रिया से कहती है, प्रिया मेरी बहन, ये सब क्या हो गया? ये तुम्हारे पेट के अंदर आम का पेड़ कैसे निकल गया? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं किसी के सामने इस हालत में नहीं जा सकती दीदी, कृपया करके मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। प्रिया की हालत देखकर उसकी बहन दिव्या उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। पेट में बड़ा सा पेड़ लिए हुए प्रिया हॉस्पिटल की तरफ चलती है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। रास्ते में जो भी उसे देखता जोर जोर से हंसने लगता। दिव्या जल्दी से प्रिया को हॉस्पिटल ले जाती है। जब डॉक्टर प्रिया के पेट में आम का लगा हुआ पेड़ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो दिव्या से कहता है, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? किसी के पेट में पेड़? ये तो बहुत अजीब बात है। डॉक्टर साहब, मैंने कल रात को एक आम खाया था और आज सुबह उठी तो देखा मेरे पेट में यह आम का पेड़ निकल गया है। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। लेकिन हम सब ने भी बहुत सारे आम खाए हैं, लेकिन हम सबके पेट से आज तक भी कोई भी आम का पेड़ नहीं उगा। ये कैसे हो सकता है? और इतना बड़ा आम का पेड़, उफ, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गंभीर समस्या है। मैं ये केस अपने हाथ में नहीं ले सकता और दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि यह आम तुमसे कुछ कहना चाहता हो जो तुम्हारे पेट से उगा है। और देखो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे इस पेड़ को काटने के लिए तुम्हारे पेट को पता नहीं कितनी जगह से चीरना होगा, इसलिए ये केस मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ। आई एम सॉरी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर प्रिया थोड़ी सी घबरा जाती है और हॉस्पिटल से वापस घर आ जाती है। फिर दिव्या प्रिया को लेकर उस आम के पेड़ के पास में पहुंच जाती है जिस पेड़ का आम प्रिया ने खाया था। तभी दिव्या और प्रिया उस आम के पेड़ के पास में जाकर हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगती है। तभी उस पेड़ में से एक आवाज आती है और फिर पेड़ प्रिया और दिव्या से कहता है, जब डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कि इस पेड़ को निकालने के लिए तुम्हारे पेट को जगह जगह से काटना होगा, तो उसकी बात सुनकर तुम्हें कितना ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन जब तुम कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे मुझ पर बार बार प्रहार कर रही थी, बार बार मुझे चोट पहुंचा रही थी, सोचो मुझे कितना दर्द हो रहा होगा, मुझे कितना ज्यादा खराब लग रहा होगा। यही सब समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तभी प्रिया पेड़ की बात सुनकर हाथ जोड़कर पेड़ से कहती है, पर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आया है कि हर किसी के अंदर जान होती है, हमें किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। आपसे मैं कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटूंगी, मुझे माफ कर दीजिए पेड़ जी। तभी दिव्या भी हाथ जोड़कर पेड़ से कहती है, मेरी बहन को माफ कर दीजिए पेड़ जी, अब वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। आप मेरी बहन प्रिया को ठीक कर दीजिए। प्रिया और दिव्या की प्रार्थना सुनकर पेड़ उन्हें माफ कर देता है और थोड़ी देर के बाद में प्रिया के पेट से वह पेड़ गायब हो जाता है और दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दोनों बहनें आम के पेड़ का धन्यवाद करके घर पर आ जाती हैं। फिर दोनों बहनें पेड़ों की सेवा करने लगती हैं, पेड़ों को पानी देती, खाद डालती और उनको अच्छे से रखती। कुछ दिनों बाद उनके आंगन में एक आम का पेड़ उगता है जिस पर बहुत सारे आम लगते हैं और बहुत सारी कलियां लगती हैं। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं और फिर वह उसी आम के पेड़ से आम तोड़कर बाजार में बेचा करती और उसी से अपना जीवन यापन करती। दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश रहने लगी। बात है, राजनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में कंचन नाम की एक लड़की रहा करती थी। कंचन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में सिर्फ उसके माता पिता ही थे। लेकिन कंचन एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो बहुत ही सच्ची और ईमानदार भी थी। कंचन के पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और उससे उनके घर का खर्चा चलता था। फिर एक दिन कंचन खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने जाती है, लेकिन उसे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ियों की खोज में कंचन जंगल में बहुत अंदर चली जाती है। जंगल में ज्यादा अंदर जाने पर कंचन को एक रोशनी दिखाई देती है।
कंचन उस रोशनी के पीछे पीछे चलती रहती है। आखिर में वो रोशनी कंचन को एक बड़े से महल के पास ले जाती है। कंचन उस महल को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, वाओ, ये तो बहुत अच्छा महल है, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर कंचन महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाते ही कंचन देखती है कि वहाँ पर 3 लहंगे रखे हुए हैं। अरे, यहाँ पर ये 3 लहंगे कैसे रखे हुए हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो बस ये 3 लहंगे ही हैं। इतने सुंदर और रंग बिरंगे लहंगे भला किसके हो सकते हैं? क्यों ना मैं अब और अंदर चलकर देखूं, क्या पता कोई अंदर मिल ही जाए। इतना सोचकर कंचन महल के और अंदर जाने लगी। कंचन महल के और अंदर चली जाती है। तभी उसको महल का राजा मिल जाता है। राजा को देखकर कंचन डर जाती है और राजा से कहती है, आप मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप इसके अंदर होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझसे डरो मत। क्या आपके सिवा यहाँ पर कोई और नहीं रहता? जब मैं अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर 3 लहंगे रखे हुए थे। वो 3 लहंगे किसके हैं? बेटी, इन सबके पीछे बहुत लंबी कहानी है। महाराज, मुझे बताइए ना इनके पीछे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मेरे पास 2 रानियां हुआ करती थी। एक दिन मैं काम से कहीं जा रहा था तो मुझे जंगल में एक लड़की पसंद आ गई। तो मैं उससे शादी करना चाहता था। इसलिए मैंने महल में पहुंचकर अपनी दोनों रानियों को ये बात बताई। सुनो मेरी दोनों रानियों, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप दोनों शादी की तैयारियां कीजिए। ठीक है महाराज। एक रानी शादी की तैयारियों में लग जाती है, लेकिन दूसरी रानी को राजा की ये तीसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं महाराज को और शादी नहीं करने दूंगी। मुझे महाराज को शादी करने से रोकना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरी रानी के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो तुरंत ही जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, सुनो जादूगरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बदले में तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। आखिर आपको काम क्या है महारानी? आप कहें और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? महाराज को एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आई है और महाराज उससे शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महाराज उस लड़की से शादी ना करें। ठीक है महारानी, मेरे पास एक उपाय है। इतना कहकर जादूगरनी रानी को एक जादुई पानी की बोतल देती है और कहती है, रानी जी, ये पानी उस लड़की के लहंगे पर डाल देना और जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनेगी, वो लड़की भी लहंगे में बदल जाएगी। ठीक है जादूगरनी, अब मैं जाती हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दे दूंगी। इतना बोलकर रानी वहाँ से चली जाती है और राजमहल में पहुँचते ही वो लड़की के लहंगे में पानी डाल देती है। जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनती है तो वो तुरंत ही लहंगे में बदल जाती है। लेकिन रानी गलती से वो पानी सारे लहंगों पर डाल देती है और जैसे ही वो रानी अपने अपने लहंगे पहनती हैं, वैसे ही तीनों रानियां लहंगे में बदल जाती हैं। राजा को जैसे ही ये सब पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे, ये मेरी रानियों के साथ क्या हो रहा है? राजा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो जादूगर के पास जाता है। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इसके बाद राजा जादूगर को सारी बात बताता है। महाराज, आपकी दूसरी वाली रानी मेरी बहन के पास गई थी। आपकी दूसरी रानी ने मेरी बहन को लालच देकर उससे जादुई पानी की बोतल ली थी। इसके बाद जादूगर राजा को पूरी बात बताता है। मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजकर उसको बंदी बना लेता हूँ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। जब मेरी बहन को पता चला कि तीनों रानियां लहंगे में बदल गई हैं, तो वो राज्य छोड़कर भाग गई। रानी पानी लेकर गई थी ताकि जो नई रानी है वो लहंगे में बदल जाए। फिर मेरी बाकी रानियां क्यों लहंगे में बदल गईं? महाराज, आपकी रानी से गलती हो गई। जब वो लहंगे पर पानी डाल रही थी तो उसने गलती से बाकी सब लहंगों पर भी पानी गिरा दिया।
इसीलिए आपकी बाकी रानियां भी लहंगे में बदल गईं। लेकिन जादूगर, अब मेरी सारी रानियां कैसे ठीक होंगी? महाराज, कोई सच्चे दिल वाला ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन एक बात है, आप किसी इंसान को बुला नहीं सकते, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। लेकिन जादूगर, वो इंसान मेरी तीनों रानियों को ठीक कैसे करेगा? आपको मैं एक जादुई पानी देता हूँ, ये पानी उस सच्चे इंसान को दे दीजिएगा। वो अच्छा इंसान जैसे ही ये पानी उन लहंगों पर डालेगा, वो लहंगे फिर से आपकी रानियों में बदल जाएंगे। लेकिन जादूगर, वो इंसान कब तक आएगा? महाराज, जिस दिन आप पर प्रभु की कृपा होगी, उस दिन आपका सुख दिन आ जाएगा और वो इंसान खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर प्रभु की कृपा किस दिन होगी? महाराज, अब वो दिन तो 1 साल बाद ही आएगा। बाप रे बाप, 1 साल बाद? महाराज, आपको इतने दिनों तक इंतजार करना ही होगा। हाँ तो बेटी, ये मेरी कहानी है। महाराज, आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन महाराज वो इंसान कब आएगा? बेटी, वो इंसान तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी मदद करनी है। बस आप मुझे वो जादुई पानी दे दीजिए, जिससे मैं आपकी सारी रानियों को पहले जैसी कर दूं। इसके बाद राजा अपने कमरे में चला जाता है और जाकर जादुई पानी लेकर आता है और कंचन को दे देता है। कंचन उस जादुई पानी को उन तीनों लहंगों पर डाल देती है। लहंगों पर पानी गिरते ही तीनों रानियां पहले जैसी हो जाती हैं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी तीनों रानियां वापस आ गई। महाराज, अब मुझे अपने घर जाना है। अपने घर कैसे जाऊं मैं? बेटी, इसके लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। इसके बाद राजा कंचन को एक मंत्र बताता है। राजा कंचन को सोने चांदी से भरा एक बक्सा भी देता है। कंचन उस सोने और चांदी को देखकर बहुत खुश होती है और जादुई मंत्र को पढ़कर अपने घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचने के बाद कंचन अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो सब सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। राजा के दिए हुए सोने और चांदी की मदद से कंचन के पिता एक बहुत बड़ा घर खरीद लेते हैं और फिर कंचन का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।